नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फेडरलिज्म संघवाद के विषय में जानकारी देने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एलएलबी एलएलएम के साथ साथ आपके 12th और बीए और एमए के जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर होते हैं, जो 12th का सिविक्स का पेपर होता है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ ही तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और साथ ही यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संघवाद, जिसे इंग्लिश में हम फेडरलिज्म कहते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक प्रकार का समझौता या संधि है। संघवाद एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्यों की जो सरकारें होती हैं उनको स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है, जो मिलकर एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच में बटी होती है। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार होती है जिसका क्षेत्राधिकार पूरा देश होता है। ये देश की सीमाओं के भीतर तमाम तरह के कानून नियम बनाती हैं और इसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं जिस पर ये कानून बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं और राज्यों को लागू करना होता है। फिर आती है राज्य या फिर प्रांतों की सरकारें, जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं और इसका क्षेत्राधिकार जो राज्य की सीमाओं के भीतर होता है। और जो राज्य की सरकारें होती हैं वो केंद्र के साथ सहयोग के रूप में काम करती हैं। केंद्र व राज्य के कार्य अलग अलग होते हैं तथा शासन की दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। संघवाद विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि केंद्र व राज्य दोनों को संविधान द्वारा ही शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा संविधान की सर्वोच्चता न्यायिक हस्तक्षेप के द्वारा सुरक्षित। संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति। संघ के लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो संविधान की व्याख्या करे। केंद्र तथा राज्यों के बीच हुए विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। यदि केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा पारित कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर काम करती हैं। ब्रिटेन, जापान और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वे इसके लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया। भारत में संघीय शासन व्यवस्था 3 स्तर पर लागू है। संघ सरकार या केंद्र सरकार, फिर आती है राज्य सरकार और उसके बाद पंचायत या नगर पालिकाएं आती हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट की संज्ञा दी है। भारत के संविधान में कहीं भी संघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान को लिखते समय संविधान निर्माताओं के सामने भारत शासन अधिनियम 1935 का संघात्मक सरकार का मॉडल था। संविधान निर्माता उस व्यवस्था को अपनाना चाहते थे जो भारतीय परिस्थितियों और जनमानस की प्रकृति के अनुकूल हो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा कि जो व्यवस्था हमारे अनुकूल हो वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों का संघ वाक्यांश बहुत सोच समझकर रखा है। ये 2 तथ्यों को इंगित करता है। पहला, भारत की संघीय व्यवस्था संगठक इकाइयों के समझौते के फलस्वरूप निर्मित नहीं हुई है, अपितु ब्रिटिश शासन काल के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया है। दूसरा, भारत के संघ में सम्मिलित राज्य संघ सरकार से किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका कारण है कि भारतीय संघ संगठक इकाइयों के मध्य किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है और इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के समान ही भारत में भी संघ तथा राज्यों की शक्ति का संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियों को संघ को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है।
इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है और आपातकाल के दौरान तो ये पूरी तरह से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक भी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का विभाजन नहीं किया गया है। भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, अर्थात न्यायपालिका शक्ति का संघ और राज्यों के मध्य विभाजन नहीं किया गया है। अतः केंद्र राज्य संबंधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान। भारत राज्यों का एक संघ है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है। विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक में बताया गया है। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख 256 से लेकर 263 तक में बताया गया है और वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक में बताए गए हैं। इन हम तीनों विषयों पर विस्तार से चर्चा आगे करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी संबंध की। केंद्र अथवा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है। भारत एक ऐसी प्रणाली का पालन करता है जिसमें विधायी शक्ति का उल्लेख करने वाली 2 प्रकार की सूचियां हैं, जिन्हें क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक अन्य सूची भी है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय शामिल हैं और यह तीनों सूचियों में सबसे बड़ी सूची है। इस सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र के पास होता है, जैसे विदेश मामले, रक्षा, रेलवे, डाक, दूरसंचार, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। साधारण स्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती है, परंतु कुछ आपवादिक परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इस सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन व्यवस्था, कृषि, लोक कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषय शामिल हैं। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय शामिल थे। वर्तमान समय में इस सूची में संख्या की दृष्टि से 61 विषय शेष हैं। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। इसे तीसरी सूची भी कहते हैं। इस सूची में शिक्षा, स्टैंप ड्यूटी, ड्रग्स, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्यों के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अब एक ऐसी भी स्थिति आती है कि यदि किसी विषय पर कोई सूची में उल्लेख ही ना हो, ऐसी स्थिति में केंद्र को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो ना राज्य सूची में हो और ना ही समवर्ती सूची में हो। इसे केंद्र की अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक का संबंध केंद्र राज्यों और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 256 बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। कोई भी मौजूदा कानून जो उस राज्य पर लागू होता है और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिसे राज्य को इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। सामान्य रूप से संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार कभी भी राज्यों को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि वे अंतर्राज्यीय नदी विवादों पर फैसला कर सकती है। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया है। इसमें आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण है और जिन्हें राज्यों के प्रमुख पद पर आवंटित करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की मौजूदगी से केंद्र सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इसके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखने का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि केंद्र का अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर अधिकार होता है।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भर्ती तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। भारत में संघवाद का महत्व। भारतीय शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र से लेकर स्थानीय निकायों यानी पंचायत तक प्रवाहित होती है। इसी कारण से देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न करे। यहीं से संघवाद की आवश्यकता का जन्म होता है। संघीय प्रणाली में प्रशासनिक कार्य के बोझ तले दबे प्रशासन की मदद करती है। गौरतलब है कि केंद्र में बैठे अधिकारी गांवों तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिसके कारण गांव विकास से अछूते रह जाते हैं। इसीलिए स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। भारत में विभिन्न नस्लों और धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अपनाया है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। संघवाद की अवधारणा देश की अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करती है। भारत में संघवाद के समझ चुनौतियां। क्षेत्रवाद भारत में संघवाद के समझ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघवाद सबसे अधिक लोकतंत्र में ही कामयाब रहता है, क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण का खतरा कम रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों के तहत किया गया है। शक्तियों के विभाजन का आधारभूत सिद्धांत यही माना जा सकता है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, और जो विषय क्षेत्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। इसके अलावा समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र को प्रमुख माना जाएगा। इस प्रकार शक्तियों के बंटवारे में कई अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें केंद्र को वरीयता दी गई है, जो कि राज्यों के मध्य केंद्रीकरण के भय को उत्पन्न करते हैं। एक सामान्य महासंघ में संविधान संशोधन की शक्ति महासंघ और इसकी इकाइयों के बीच साझा आधार पर बटी होती है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र के पास ही सुरक्षित। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यालय एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी कभी भारतीय संघ के संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। केंद्र द्वारा इस तरह के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना हमेशा से ही तीखी बहस और मतभेद का कारण रहा है। भारत में भाषाओं की विविधता भी कभी कभी संविधान की संघीय भावना को ठेस पहुंचाती है। भारत में संवैधानिक रूप से स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा देश में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब संघ की सबसे मजबूत इकाई दूसरों पर एक विशेष भाषा को लागू करने का प्रयास करती है। भारत में आधिकारिक भाषा के लिए आज भी लड़ाई एक ज्वलंत मुद्दा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।